नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि समाज हमें एक सूत्र में कैसे बांध कर रखता है? क्यों राष्ट्रीय ध्वज को देखकर हम सबके मन में एक जैसी भावना पैदा होती है? महान समाजशास्त्री इमाहिल दुर्खिम ने इन्हीं सवालों के जवाब अपनी थ्योरी सामूहिक चेतना और सामूहिक प्रतिनिधित्व में दिए हैं। इस टॉपिक्स पर मैंने सामूहिक चेतना बनाम सामूहिक प्रतिनिधित्व टॉपिक्स को दैनिक जीवन से जोड़ते हुए अच्छे एक्सप्लेन के साथ पिछले वीडियो में समझाया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देखें और उस टॉपिक से रिलेटेड मैं क्यूज लेकर आई हूँ। तो अगर आपने उस वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस हैं आप इसको आराम से समझकर आंसर दे पाएंगे। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि आपने कितने प्रश्नों के उत्तर आपको आ रहे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्विज। दुर्खिम के अनुसार समाज के सदस्यों के साझा विश्वासों और भावनाओं के योग को क्या कहा जाता है? सामूहिक चेतना, सामूहिक प्रतिनिधित्व, व्यक्तिगत चेतना या सामाजिक चेतना? करेक्ट आंसर है सामूहिक चेतना। दुर्खिम के अनुसार समाज के सदस्यों के साझा विश्वासों, भावनाओं और मूल्यों का योग सामूहिक चेतना कहलाता है। यह किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे समाज की साझा शक्ति होती है जो व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करती है। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सा सामूहिक प्रतिनिधित्व का एक सटीक उदाहरण है? राष्ट्रीय ध्वज, बी एक व्यक्ति की निजी डायरी, सी सड़क पर चलती कार या डी भोजन की व्यक्तिगत पसंद? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रीय ध्वज। सामूहिक प्रतिनिधित्व ये वो प्रतीक, शब्द, मिथक या धार्मिक विश्वास है जो पूरे समूह की भावनाओं को प्रकट करते हैं। राष्ट्रीय ध्वज इसका सबसे सटीक उदाहरण है क्योंकि यह किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र की पहचान और एकता का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 3, दुर्खिम के अनुसार जैसे जैसे समाज सरल से जटिल अर्थात आधुनिक होता है, सामूहिक चेतना का प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। व्यक्तिगत चेतना खत्म हो जाती है, सी सामूहिक चेतना और शक्तिशाली हो जाती है, डी सामूहिक चेतना का प्रभाव कम हो जाता है। करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी सामूहिक चेतना का प्रभाव कम हो जाता है। यांत्रिक एकता और सावयवी एकता के बारे में उन्होंने बताया है। जैसे जैसे समाज आधुनिक और जटिल होता है, श्रम विभाजन बढ़ता जाता है और सामूहिक चेतना का प्रभाव कम हो जाता है। सावयवी एकता से दुर्खिम का मतलब आधुनिक समाज से है और यांत्रिक एकता यानी मैकेनिकल सॉलिडिटी से संबंध दुर्खिम का सरल और प्राचीन समाजों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सामूहिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा का मुख्य कार्य क्या है? आर्थिक लाभ कमाना, बी समाज की एकता और पहचान को बनाए रखना, सी व्यक्तिगत स्वार्थ को बढ़ावा देना, डी राजनीतिक दलों का प्रचार करना? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी समाज की एकता और पहचान को बनाए रखना। दुर्खिम का मानना था कि जब समाज में अपराध होता है तो समाज की साझा भावनाएं को ठेस पहुंचती है और उसके विरोध में जब समाज एक साथ खड़ा होता है तो उसे सामूहिक चेतना और अधिक उत्तेजित और पुष्ट हो जाती है। इस प्रकार सामूहिक प्रतिनिधित्व समाज की एकता और पहचान को बनाए रखा जाता है। दुर्खिम ने सामूहिक चेतना की व्याख्या किस प्रकार सॉलिडिटी के संदर्भ में सबसे अधिक की है?
करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है मैकेनिकल सॉलिडिटी। करेक्ट आंसर है मैकेनिकल सॉलिडिटी। दुर्खिम ने सामूहिक चेतना की अवधारणा को मुख्य रूप से यांत्रिक एकता वाले समाजों से जोड़ा है। यह एकता उन आदिम और सरल समाजों में पाई जाती है जहां लोग एक जैसे कार्य करते हैं और उनके विचार, विश्वास और परंपराएं एक समान होती हैं। यहाँ सामूहिक चेतना इतनी शक्तिशाली होती है कि व्यक्ति का अपना निजी व्यक्तित्व समाज में पूरी तरह समाहित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। सामूहिक चेतना की बाह्यता एक्सटर्नलिटी का क्या अर्थ है? ए, यह केवल शारीरिक बल का प्रयोग करती है। बी, यह केवल विदेशों से सीखी जाती है। सी, यह केवल बाहरी दिखावे से संबंधित है। या डी, यह व्यक्ति के विचारों से स्वतंत्र और उसके बाहर अस्तित्व रखती है। करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन डी, यह व्यक्ति के विचारों से स्वतंत्र और उसके बाहर अस्तित्व रखती है। इमानुएल दुर्खिम ने सामाजिक तत्वों और सामूहिक चेतना की व्याख्या करते हुए बाह्यता के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। स्वतंत्र अस्तित्व। बाह्यता का अर्थ है सामाजिक नियम, विश्वास और परंपराएं व्यक्ति की निजी इच्छा या सोच पर निर्भर नहीं होती है, यह समाज में पहले से मौजूद रहती है। पूर्व अस्तित्व। जब कोई व्यक्ति समाज में जन्म लेता है तो भाषा, धर्म और कानून पहले से ही वहाँ पर होते हैं, व्यक्ति इन्हें बनाता नहीं है इसीलिए, बल्कि समाज से सीखता है। दबाव। चूंकि ये विचार व्यक्ति के बाहर के हैं और पूरे समाज के द्वारा साझा किए जाते हैं, इसीलिए ये व्यक्ति पर एक नैतिक दबाव डालते हैं कि वह समाज के अनुरूप व्यवहार करे। क्वेश्चन नंबर 7। दुर्खिम के अनुसार अपराध सामूहिक चेतना को कैसे प्रभावित करता है? ए, यह सामूहिक चेतना को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। बी, इसका चेतना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सी, यह सामूहिक चेतना को उत्तेजित और पुष्ट करता है। या डी, ये केवल अपराधी की व्यक्तिगत चेतना को बदलता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यह सामूहिक चेतना को उत्तेजित और पुष्ट करता है। चलिए इसको समझते हैं। दुर्खिम ने अपराध को केवल एक बुराई के रूप में ही नहीं बल्कि समाज के लिए एक प्रक्रियात्मक तत्वों के रूप में देखा है। उनके अनुसार अपराध सामूहिक चेतना को निम्न प्रकार से प्रभावित करता है। साझा आक्रोश। जब समाज में कोई अपराध होता है तो समाज के साझा विश्वासों और नैतिक मूल्यों पर चोट करता है। इससे समाज के लोगों के भीतर एक जैसा गुस्सा और आक्रोश पैदा होता है। एकता का सुदृढ़ीकरण। अपराध के विरुद्ध जब लोग एक साथ मिलकर प्रतिक्रिया देते हैं, जैसे अपराधी को दंड देना, तो इससे समाज की सामूहिक चेतना उत्तेजित होती है। नैतिक सीमाओं का निर्धारण। दंड देने की प्रक्रिया समाज के सदस्यों को यह याद दिलाती है कि समाज में किन नियमों का पालन करना अनिवार्य है। इससे समाज की सामूहिक चेतना और अधिक पुष्ट हो जाती है और सामाजिक परिवर्तन। कभी कभी अपराध समाज की पुरानी और जड़ हो चुकी चेतना को चुनौती देकर भविष्य के सकारात्मक बदलाव के मार्ग को भी प्रशस्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। भाषा को सामूहिक प्रतिनिधित्व क्यों माना जाता है? ए, क्योंकि यह समाज द्वारा नियंत्रित साझा प्रतीकों का तंत्र है। बी, क्योंकि इसे स्कूलों में सिखाया जाता है। सी, क्योंकि यह केवल बोलने के काम आती है। या डी, क्योंकि यह व्याकरण के नियमों से चलती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि यह समाज द्वारा निर्मित साझा प्रतीकों का तंत्र है। चलिए इसे समझते हैं। इमानुएल दुर्खिम के अनुसार सामूहिक प्रतिनिधित्व वो प्रतीक, विचार और धारणाएं हैं जो किसी एक व्यक्ति की उपज न होकर पूरे समूह या समाज की देन होती है। भाषा को इसका सबसे सशक्त उदाहरण माना जाता है क्योंकि साझा प्रतीक
भाषा शब्दों और प्रतीकों का एक ऐसा तंत्र है जिसके द्वारा पूरा समाज सहमत होता है। उदाहरण के लिए किसी वस्तु को पेड़ कहना एक सामाजिक सहमति है। सामाजिक विरासत, भाषा किसी व्यक्ति द्वारा निजी तौर पर नहीं बनाई जाती, बल्कि यह पीढ़ी दर पीढ़ी समाज द्वारा हस्तांतरित की जाती है। सामूहिक विचार, भाषा के माध्यम से ही समाज के साझा अनुभव, ज्ञान और भावनाएं व्यक्त की जाती हैं। यह व्यक्ति को समाज से जोड़ने का काम करती है और अनिवार्यतः व्यक्ति को समाज का हिस्सा बनने के लिए इन साझा प्रतीकों, भाषाओं को अपनाना पड़ता है, जो इसे व्यक्तिगत पसंद से ऊपर एक सामूहिक तथ्य बनाता है। क्वेश्चन नंबर 9, दुर्खिम ने सामूहिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा का विस्तार अपनी किस पुस्तक में विशेष रूप से किया है? ए. सुसाइड, बी. द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, सी. डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी या डी. एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। इमानुएल दुर्खिम ने अपनी समाजशास्त्रीय विचारधारा को विभिन्न पुस्तकों के माध्यम से विकसित किया है, लेकिन सामूहिक प्रतिनिधित्व के लिए यहाँ पर विकल्प डी सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ 1912 इस पुस्तक में दुर्खिम ने धर्म का विश्लेषण करते हुए सामूहिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा को विस्तार से समझाया है। उन्होंने बताया है कि कैसे धार्मिक प्रतीक और विश्वास समाज की सामूहिक भावनाओं के प्रतीक होते हैं। अन्य विकल्पों के संदर्भ में सुसाइड 1897 में लिखी गई इनकी पुस्तक है। इसमें उन्होंने आत्महत्या के सामाजिक कारणों और सामाजिक सुदृढ़ता पर ध्यान केंद्रित किया है। नेक्स्ट पुस्तक है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, 1895 में प्रकाशित हुई थी। यहाँ उन्होंने सोशल फैक्ट की परिभाषा और समाजशास्त्र की वैज्ञानिक पद्धति पर जोर दिया है। एंड नेक्स्ट पुस्तक है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, 1893। इस पुस्तक में सामूहिक चेतना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस और एकता के प्रकारों, यांत्रिक और स्वाभाविक की चर्चा की है। इन पुस्तकों के ईयर्स के साथ साथ इस पुस्तक में क्या लिखा गया है, इस पे भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। इस टॉपिक से रिलेटेड भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये विचार कौन से पुस्तक में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सामाजिक चेतना और व्यक्तिगत चेतना के बीच मुख्य अंतर क्या है? ए. व्यक्तिगत चेतना हमेशा सामूहिक चेतना से शक्तिशाली होती है। बी. सामूहिक चेतना केवल चुनाव के दौरान दिखती है। सी. कोई अंतर नहीं है। डी. सामूहिक चेतना पूरे समाज की होती है, व्यक्तिगत केवल एक व्यक्ति की होती है। करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, सामूहिक चेतना पूरे समाज की होती है, व्यक्तिगत केवल एक व्यक्ति की। इमानुएल दुर्खिम ने स्पष्ट किया है कि मनुष्य के भीतर दो प्रकार की चेतनाएं साथ साथ चलती हैं, जिनके बीच मुख्य अंतर इस प्रकार है: व्यापकता, प्रकृति, शक्ति का संतुलन और अस्तित्व। व्यापकता, सामूहिक चेतना पूरे समाज के सदस्यों के साझा विश्वासों और भावनाओं का योग होती है, जबकि व्यक्तिगत चेतना केवल एक व्यक्ति की निजी इच्छाओं, अनुभव और जैविक आवश्यकताओं तक ही सीमित होती है। तो दोस्तों, ये थे इमानुएल दुर्खिम के सिद्धांत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू। समाजशास्त्र को गहराई से समझने के लिए यह भी जानना बहुत जरूरी है कि समाज व्यक्ति से ऊपर है। चलिए, अब आपके लिए एक सवाल, क्या आप बता सकते हैं कि भाषा के अलावा और कौन सा ऐसा प्रतीक है जो हमारे समाज को जोड़ता है? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।